चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हम सॉल्व कर रहे हैं कार्डियो, मॉसबी की कार्डियो हम सॉल्व कर रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 40 तक। तो आगे देखते हैं। ये कह रहा है विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स इंक्लूड इन द टीचिंग ऑफ अ क्लाइंट हु विल बी टेकिंग सिमवेस्टेटिन। ये कह रहा है एक मरीज जिसको सिमवेस्टेटिन चलने वाली है, उस मरीज को नर्स क्या डाइटरी इंस्ट्रक्शन या क्या इंस्ट्रक्शन देगी कि इस दवाई को लेते समय आपको क्या ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप देखिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ बच्चे कि ये सिमवेस्टेटिन या जिसके पीछे स्टैटिन आता है, जिस भी दवाई के पीछे स्टैटिन आता है वो दवाई क्या करती है, पहले ये जानते हैं। तो जिन भी मेडिसिन के पीछे स्टैटिन आता है जैसे कि एटोरवास्टाटिन, सिमवेस्टेटिन, रोसुवेस्टेटिन, फ्लूवेस्टेटिन, लोवास्टेटिन, जिनके भी पीछे स्टैटिन आता है वो दवाइयाँ होती हैं जो यूज़ करी जाती हैं मरीज के कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। आप इमेज में देख पाएंगे यहाँ पर स्टैटिन ड्रग यूज़ करी जाती है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। जब आप फार्मा पढ़ोगे तो आपको पढ़ाया जाएगा वहाँ पर इनिबिट HMG को रिडक्टेज एंजाइम इन्वॉल्व इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। कोलेस्ट्रॉल का जो निर्माण करता है एंजाइम उसको ये ब्लॉक करते हैं स्टैटिन वाले, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होता है व्यक्ति में कम होता है। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए जिन दवाइयों का उपयोग किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, स्टैटिन्स। लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चों, इन स्टैटिन के 3 साइड इफ़ेक्ट कभी मत भूलना ज़िंदगी में। अभी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। इन स्टैटिन के 3 साइड इफ़ेक्ट ज़िंदगी में मत भूलना। एक तो यह फोटो सेंसिटिविटी कराती है, फोटो सेंसिटिविटी कराती है, इसलिए मरीज को बोलेंगे जब आपको ये दवाई चल रही है तो आपको धूप से दूर रहना है। दूसरी चीज़, यह करा सकती है कैटेरैक्ट, यह करा सकती है ग्लूकोमा, इसलिए मरीज को बोलना है कि आपको अपनी आई चेक कराते रहना है। और तीसरा, यह करा सकती है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, बहुत बारी पूछा हुआ है, रैप्डोमाइलोसिस। रैप्डोमाइलोसिस यानी कि जो आपकी मसल होती है, स्केलेटल मसल होती है, उसका ब्रेकडाउन। तो 3 चीज़ें याद रखना, फोटोसेंसिटिविटी, कैटरेक्ट और रैप्डोमाइलोसिस। तो अगर हम जानते हैं कि यह फोटोसेंसिटिविटी कराती है तो हम मरीज को बोलेंगे कि आप अवॉइड करें एक्सपोजर टू सन, अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू सन। एक तो ये सही आंसर हो जाएगा। दूसरा, हम जानते हैं क्योंकि ये कैटरेक्ट वगैरह करवाती है तो हम कहेंगे कि अपना रेगुलर ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन करते रहें, ये भी सही आंसर हो जाएगा। और क्योंकि हम जानते हैं कि यह मसल ब्रेकडाउन कराती है, मसल का ब्रेकडाउन कराती है, तो आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे जब मरीज की अगर स्किन आप देख रहे हो और मरीज की स्किन ग्रे ब्रॉन्ज कलर की हो चुकी है तो आप समझ जाएंगे कि मरीज में रैप्डोमाइलोसिस हो रहा है। रैप्डोमाइलोसिस यानी स्केलेटल मसल का ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्रे ब्रॉन्ज कलर की स्किन हो जाएगी। तो ये भी आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे तो आंसर हो जाएगा 2, 3 और 5। देखते हैं रैप्डोमाइलोसिस। याद रखना, स्टैटिन जो ड्रग होती हैं वो मसल्स पे इफेक्ट करती हैं, मसल का ब्रेकडाउन करती हैं और मसल के ब्रेकडाउन को कहा जाता है रैप्डोमाइलोसिस। और बच्चे रैप्डोमाइलोसिस में होता क्या है, जब ये मसल ब्रेकडाउन होती है ना तो ये रिलीज करती है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, इस मायोग्लोबिन का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है और इस वजह से कई बार आप पेशेंट में देखोगे कि उनकी किडनियां आपको खराब मिलेंगी, उनकी किडनियां डैमेज होंगी, क्योंकि ये मायोग्लोबिन प्रिसिपिटेट हो जाता है किडनी में और इसीलिए ये कारण होता है किडनी फेलियर का। तो किडनी इंजरी का भी एक कारण होता है मायोग्लोबिन। तो जिन व्यक्तियों को स्टैटिन चल रही है उनकी किडनी भी देखते रहना, क्योंकि मसल का जब ब्रेकडाउन होता है तो मायोग्लोबिन ब्लड में बढ़ जाता है, मायोग्लोबिन निकलता है मसल ब्रेकडाउन से और वह मायोग्लोबिन किडनी को डैमेज कर सकता है। दूसरा, स्टैटिन ड्रग से लीवर फेलियर भी होता है, याद रखना, LFT चेक करना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो नर्स को पता होनी चाहिए और इसीलिए वो आपसे नॉर्सेट के एग्जामिनेशन में पूछेगा। और बच्चे ध्यान रखना, मॉसबी उन्हीं बच्चों को आती है जो टॉपर्स होते हैं। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको मॉसबी इन हैंड ऑन हैंड, यानी कि आपको एक एक क्वेश्चन रटा हुआ होना चाहिए मॉसबी का, तभी आप टॉपर बनेंगे। और वो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो आपकी अच्छी रैंक लेके आते हैं। आप जैसे ही पढ़ेंगे एटोरवास्टाटिन, आप समझ जाएंगे कि यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवा और यह रैप्डोमाइलोसिस करवाती है
और यह लीवर फेलियर करवाती है। ठीक है, ये देखिए मसल ब्रेकडाउन हो रहा है। देखिए मसल्स का ब्रेकडाउन होना रैप्डोमाइलोसिस कहलाता है। और ये किस ड्रग का साइड इफेक्ट होता है? स्टैटिन ड्रग का। याद रखना, टारगेट हाई में डायरेक्ट पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एक और इमेज में आपको दिखा देता हूँ। देखिए रैप्डोमाइलोसिस, मसल का ब्रेकडाउन हो रहा है। जब ये मसल ब्रेकडाउन हो रही है तो मायोग्लोबिन निकल रहा है, और ये मायोग्लोबिन किडनी में जा रही है, तो किडनी को डैमेज कर रहा है एक तो। और अगर ये यूरिन के साथ बाहर निकलेंगी तो मरीज में देखने को मिलेगा कोला कलर यूरिन, कोला कलर यूरिन, अगर मसल ब्रेकडाउन हो रहा है तो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है विच टॉपिक शुड द नर्स डिटरमाइन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन प्रेजेंटिंग हेल्थ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन टू अ क्लाइंट अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी। ये कह रहा है अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को इनमें से किस चीज़ के बारे में आप बताओगे? सिंपल सी बात है बच्चे, जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग होते हैं उनमें हाइपरटेंशन ज़्यादा होता है, उनमें हाइपरटेंशन ज़्यादा देखने को मिलता है। 78% लोगों को हाइपरटेंशन होता है, इसीलिए इनको हम हाइपरटेंशन के बारे में बताएंगे। सिर्फ इतना ही है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे क्या पूछ रहा है। वो कह रहा है एम्लोडिपिन इसकी प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ क्लाइंट विद हाइपरटेंशन। एक मरीज है जिसे हाइपरटेंशन है और उसे एम्लोडिपिन दवाई दी जा रही है। विच रिस्पॉन्स टू मेडिकेशन शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिपोर्ट टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अगर मरीज को एम्लोडिपिन दी जा रही है तो इनमें से क्या अगर मरीज को होगा कि नर्स को डॉक्टर को जाके बताना है कि मरीज को ये हो रहा है अगर एम्लोडिपिन चल रही है तो। मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि एम्लोडिपिन हम जानते हैं एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन है, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन है, यानी कि जिनका बीपी बढ़ा हुआ होता है उनको दी जाती है, जिनका बीपी बढ़ा हुआ होता है उनको दी जाती है एम्लोडिपिन। तो हर वो ड्रग जो बीपी को कम करती है उसमें से डिजीनेस हो सकता है और एक्सेसिव यूरिनेशन हो सकता है। तो ये दोनों तो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, कॉमन साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि हम जानते हैं हमने बीपी कम करने के लिए दिया हुआ है, तो हो सकता है उसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो, तो डिजीनेस हो खड़े होने में और एक्सेसिव यूरिनेशन हो, तो ये इसके आंसर नहीं होंगे। आप डॉक्टर को जाके इन्फॉर्म नहीं करोगे, क्योंकि आप जानते हो हर एंटी हाइपरटेंसिव के साथ ये दो चीज़ें देखी जाती हैं, तो ये इतनी कोई खतरे की बात नहीं है कि डॉक्टर को जाके बताया जाए। अच्छा, ब्लड विजन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एम्लोडिपिन का ब्लड विजन से कोई भी लेना देना नहीं है। तो आंसर क्या जाता है? आंसर जाता है डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग। यानी कि जब भी आपको ऐसा पूछा जाए कि इनमें से कौन सी चीज़ नर्स डॉक्टर को जाके बताएगी, तो ये याद रखना कि उनमें से ऐसा आंसर ढूंढने की कोशिश करना जो लाइफ थ्रेटनिंग है, यानी वो चीज़ जो सही नहीं की गई तो मरीज की मृत्यु हो सकती है। तो इसमें याद रखना उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये सबसे लाइफ थ्रेटनिंग बात है। अगर ये ठीक नहीं करी गई हो सकता है मरीज की मृत्यु हो जाए। इसीलिए वैसे भी फंडामेंटल के अकॉर्डिंग हम पढ़ते थे ABC। सबसे पहले एयरवे को देखेंगे, फिर ब्रीदिंग को, फिर सर्कुलेशन को। तो यहाँ पर ABC के अकॉर्डिंग भी क्या प्रायोरिटी जाती है? डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग। ठीक है, तो डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग ही क्या है? इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 ये कह रहा है एटिनोलॉल एक दवाई है जिसको 150 mg देना है बाय माउथ, 150 mg देना है इस प्रिस्क्राइब्ड। तो प्रिस्क्राइब्ड कितनी हो रखी है बच्चे? प्रिस्क्राइब्ड हो रखी है 150 mg फॉर अ क्लाइंट विद हाइपरटेंशन। ईच टैबलेट कंटेन 50 mg, और हमारे पास है कितनी? एक टैबलेट है जिसमें 50 mg है। तो हाउ मेनी टैबलेट शुड द नर्स एडमिनिस्टर? तो कभी भी आपसे पूछे कि डॉक्टर ने ये दवाई इतनी प्रिस्क्राइब की गई है और हमारे पास इतनी है, तो आप कितनी दोगे? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप याद रखना फॉर्मूला होता है डिज़ायर डोज कितनी है, यानी आप कितना देना चाहते हो, डिवाइडेड बाय आपके पास कितनी अवेलेबल है या हैव, आपके पास कितनी है, ऊपर क्या लिखोगे? आप कितना देना चाहते हो, देना कितना है, और नीचे आपके पास कितना है, कितना है किस में आएगा? नीचे। तो ऊपर बताओ डिज़ायर क्या था, देना कितना था? 150, और हमारे पास कितना है? 50। तो 0 से 0 कटेगा, 5 3 जा 15, तो आंसर कितना आ गया? 3। यानी अगर 50 की आप 3 टैबलेट दोगे तो जाके उस मरीज में 150 mg डिलीवर होगा। समझ में आ गया?
सिंपल सा क्वेश्चन है। ये तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन दूसरे जब भी क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होंगे। याद रखना, डिज़ायर देना कितना है और हमारे पास कितना है, अगर दोनों को आप डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा कि कितना देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। ये कह रहा है व्हाट शुड द नर्स आइडेंटिफाई एज द प्राइमरी कॉज ऑफ पेन एक्सपीरियंस्ड बाय अ क्लाइंट विद कोरोनरी एक्लूजन। एक मरीज है जिसमें कोरोनरी आर्टरी का ऑक्लूजन हो चुका है, अवरोध पैदा हो गया है। उस मरीज में क्या कारण होगा कि उस मरीज को दर्द हो रहा होगा। किसी मरीज का कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूड हो गया है तो क्या कारण होगा कि उस मरीज को दर्द हो रहा होगा। तो मेरी बात समझिए, ये है आपकी कोरोनरी आर्टरी और इस कोरोनरी आर्टरी में यहाँ पर हो चुका है ऑक्लूजन। तो जैसे ही यहाँ पर ऑक्लूजन होगा, आप ये बात जानते हैं कि नीचे वाले भाग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और जब नीचे वाले भाग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, इस्चीमिया। और जब भी बच्चे हार्ट की मसल्स में होता है इस्चीमिया, यानी उसे नहीं मिलती है ऑक्सीजन, तो वो क्या करता है, वो रिलीज़ करता है ब्रेडिकाइनिन। जो डैमेज्ड मसल है वो रिलीज़ करता है ब्रेडिकाइनिन, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन मिल नहीं रही है तो ये मसल रिलीज़ करेगा ब्रेडिकाइनिन। और ये ब्रेडिकाइनिन क्या करता है, सेंसरी नर्व्स को स्टिमुलेट करता है और पेन करवाता है, नर्व्स को स्टिमुलेट करके पेन कराता है। तो क्योंकि मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिली तो वहाँ पर इस्चीमिया हो गया। इस्चीमिया की कंडीशन में ब्रेडिकाइनिन रिलीज़ होता है और ब्रेडिकाइनिन रिलीज़ करके क्या करवाता है, पेन करवाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब मुझे बताइए कि उसको पेन क्यों हो रहा होगा। जाहिर सी बात है, आप समझ चुके होंगे, हार्ट की जो मसल है उसमें इस्चीमिया हो रहा है, उसे ऑक्सीजन नहीं मिली है, जिस वजह से वह ब्रेडिकाइनिन रिलीज़ कर रहा है और ब्रेडिकाइनिन रिलीज़ करने की वजह से उसको पेन हो रहा है। तो आंसर क्या चला जाएगा, पेन किस वजह से हो रहा है, हार्ट मसल इस्चीमिया की वजह से हो रहा है। ठीक है, इस स्लाइड में इतना ही। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब देंगे जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है बच्चे कि फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कौन है। फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बारी आता है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कौन है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।